everyone, welcome to AdTab Banking YouTube channel. My name is Meghna, I am your reasoning mentor. आप में से जो भी स्टूडेंट SBI क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है उसका वेट कर रहे हैं, एग्जाम का वेट कर रहे हैं, सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इसमें 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी हर एक क्वेश्चन का रीजनिंग सेक्शन से, ठीक है। तो हम कंप्लीट 35 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर वेटिंग। सो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने पजल का क्वेश्चन है, ठीक है। 7 फ्रेंड्स नेमली ABCDEF and G have examination on 7 different days of same week from Monday to Sunday। तो वीक बेस्ड पजल है हमारे पास ये, ठीक है। इसमें कहा गया है A's examination is on Friday। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो टेबल आपके मंडे टू संडे की बनेगी, ठीक है। तो मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे की फटाफट से आप टेबल बना दोगे। एज एग्जामिनेशन ऑन फ्राइडे, तो ये चीज स्पेसिफिक है तो हम उसको टेबल में इजीली फिल कर सकते हैं। तो ए आपके पास यहां पे आ जाएगा। Only one person has examination between A and D. B has examination just before D. अब आपको पता है one person है A और D के बीच में, तो A के वो इधर के साइड नीचे भी आ सकता है D, और इधर के साइड D नीचे के साइड भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे से सोचेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन है क्या यहाँ पे डी को फिल कर दें और 2 केस बना दें या फिर वेट करें। तो आप देखोगे आगे आपके पास जो बी की इंफॉर्मेशन है वो भी डी के अकॉर्डिंग है, और आगे जाके बी के अकॉर्डिंग भी चीजें मतलब कंडीशन जो है वो आगे आ रही हैं। इसका मतलब हमको डी को फिल कर देना चाहिए और ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। तो डी को आप एक बार यहाँ रखोगे और डी को एक बार आप ऊपर की साइड यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बी इज जस्ट बिफोर डी, तो बी आपके पास यहां आ जाएगा, बी आपके पास यहां पे आ जाएगा। एज मेनी पर्सन्स हैव एग्जामिनेशन बिफोर बी एज आफ्टर जी, मतलब जितने भी लोग ऊपर की साइड हैं बी से उतने ही लोग नीचे की साइड होंगे जी से, आफ्टर और बिफोर। तो आप ऊपर की साइड देखिए 1 2 3 4 5 हैं, तो जी के नीचे भी आपके पास उतने ही पर्सन आने चाहिए। अगर बी के ऊपर 1 है तो जी के नीचे भी 1 ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे नॉट मोर देन 1 पर्सन हैज एग्जामिनेशन बिटवीन डी एंड ई। इसका मीनिंग है नॉट मोर देन 1 का मतलब है डी और ई के बीच में या तो 0 पर्सन हो, ठीक है, या तो 0 पर्सन हो या तो 1 पर्सन हो। इसके अलावा इसके अलावा आप 2 पर्सन उनके बीच में नहीं फिल कर सकते, नॉट मोर देन 1 पर्सन। अब यहाँ पे डी के पास हम पहले केस में देखेंगे तो D यहाँ पे है, E यहाँ नहीं आ सकता, ऑलरेडी B है, A यहाँ पे है, E नहीं आ सकता। तो यहाँ पे E की जो पोजीशन है सीधे यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पे E को रख भी देते हैं तो D और E के बीच में एक से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, ये आपका केस यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो या तो E यहाँ आ सकता है या तो E ऊपर की साइड आ सकता है। अभी के लिए हमारे पास 2 पोजीशन होगी E की, तो ये हम माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा गया है 2 पर्सन हैव एग्जामिनेशन बिटवीन C एंड F। सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन जिनका 2 पर्सन हैव एग्जामिनेशन बिटवीन C और F के बीच में आपके पास 2 पर्सन है। अब देखो आप C और F को कहाँ का रखोगे, यहाँ पे ये भी लिखा गया है बट F's एग्जामिनेशन इज नॉट आफ्टर C's एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो F होगा वो आप कैसे अरेंज करोगे, F ऐसे 1 और 2 और C आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि F का एग्जामिनेशन पहले है, ठीक है, नॉट आफ्टर C। अब यहाँ पे आपको इसको अरेंज करना है, तो कैसे करोगे, अगर आपने F यहाँ रखा तो C यहाँ आ जाएगा, F यहाँ रखा तो C यहाँ आ जाएगा, राइट। चलिए अगर मान लीजिए हमने F यहाँ रखा, सपोज यहाँ पे आपने F रख दिया और C यहाँ रख दिया, तो यहाँ इस वाली पोजीशन पे दोनों ही पोजीशन में E का पोजीशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनमें से E एक ना एक जगह पे आना ही चाहिए था। बट अगर हमने F यहाँ रखा C यहाँ रखा तो दोनों ही पॉसिबल पोजीशंस E की कैंसिल आउट हो जाएगी, विच इज नॉट करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, F को यहाँ रखना चाहिए, ठीक है, तब जाके C को आप यहाँ रखोगे और E की एक पॉसिबल पोजीशन बची रहेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी अब सब चीजें फिक्स हो पा रही हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, पूरे 7 पर्सन्स का अरेंजमेंट भी आ गया है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके, तो हमें पहले नहीं पता था कि F कहाँ आएगा, ऊपर आएगा कि यहाँ पे आएगा, बट अब क्योंकि यहाँ पे फिल करते तो C यहाँ आता, उसकी वजह से E फिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने F को थर्सडे पे रखा है। गॉट इट। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जामिनेशन ऑन सैटरडे। सैटरडे को लास्ट दिन आपके पास किसका एग्जाम दिख रहा है? सी का एग्जाम दिख रहा है, तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी है, नहीं जी है, यहाँ पे संडे को है सी। ठीक है, संडे इज सी एंड सैटरडे इज जी, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये आंसर में जी आ जाएगा। ठीक है, ऑन विच डे इज एफ्स एग्जामिनेशन। आई थिंक थर्सडे लिखा है हमने, थर्सडे को एफ का एग्जामिनेशन है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जामिनेशन बिटवीन बी एंड ई। तो बी और ई के बीच में एग्जामिनेशन कितने पर्सन्स का है, तो काउंट करेंगे। यहाँ पे ये रहा बी, यहाँ पे ये रहा ई, तो कितने पर्सन का एग्जामिनेशन है? 0, तो नन हमारे पास आंसर में आएगा, नन को हम 0 बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज एग्जामिनेशन ऑन मंडे। तो सबसे पहले दिन मंडे को आपको क्या दिख रहा है? ई का एग्जाम दिख रहा है, तो आंसर में ई आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? क्या डी का एग्जाम था संडे को? नो वन हैज एग्जाम बिटवीन बी एंड ए, तो ये देख लेते हैं। बी और ए के बीच में किसी का एग्जाम नहीं है, तो ये रॉन्ग है। डी का एग्जाम संडे को भी नहीं है, तो ये दोनों तो ऊपर के रॉन्ग हो गए, हमें ट्रू वाला फाइंड आउट करना है। 3 पर्सन हैव एग्जामिनेशन बिटवीन सी एंड डी, इसको भी देख लेते हैं। सी ये रहा 1 2 3 और डी आपका ये रहा, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है दैट विल बी ट्रू। अब यहाँ पे a ग्रेटर f है, तो फटाफट से a देखेंगे और f देखोगे, या विदाउट पेन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास a से लेकर b f तक जाने का क्या रास्ता है? देखो, a से आप d जा सकते हो, a इक्वल टू d है। ठीक है, d से आपको f जाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, राइट। a इक्वल टू डी, a से d और d से f, बट आप देखोगे डोर क्लोज, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, रॉन्ग रिलेशन। ठीक है, e टू b जाएंगे। अब e से b कैसे जा सकते हो? देखिए, e से आपको d जाना पड़ेगा, राइट। e से d जाओगे, d से a जाओगे, ठीक है, d से a जाओगे और a से फिर b जाओगे। देखो, ये रिलेशन आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे से E से लेकर B तक हम इजीली ट्रेवल कर पा रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास ये 3 सिंबल्स हैं, इनमें से सबसे प्रायोरिटी किसको मिलती है? ग्रेटर वाले को प्रायोरिटी मिलती है, तो आपके पास कंक्लूजन में भी यही दिखना चाहिए, दैट इज E ग्रेटर B दिखना चाहिए। क्या सेम है? यस, तो यहाँ पे ओनली सेकेंड आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास MN इस तरीके से स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट गिवन है। आपके पास क्या कहा गया है कि कंक्लूजन है U ग्रेटर देन Q। U ग्रेटर देन Q के देखेंगे हम, ये रहा U, ये रहा Q, तो इस पूरी लाइन के अंदर इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल वाले सिंबल्स दिख रहे हैं सिर्फ। इसका मतलब यहाँ पे U जो है वो ग्रेटर इक्वल Q है, ग्रेटर इक्वल Q है, जबकि आपका यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जबकि आपका यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे ये सही होगा? फिर नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या R इक्वल टू U है? नहीं, यहाँ पे U भी ग्रेटर इक्वल R है, अगर आप देखोगे तो ये भी आपका रॉन्ग है। क्या हम यहाँ पे दोनों को रॉन्ग करेंगे? एक चीज थोड़ा सा नोटिस करनी पड़ेगी, R इक्वल टू U है, अगर यहाँ पे चाहे R लिख लो चाहे Q लिख लो, बात एक ही होगी। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर आप R लिख लो Q लिख लो, बात सेम ही होगी। तो यहाँ पे ये चीज था कि अगर मेरे पास U ग्रेटर इक्वल Q और U ग्रेटर इक्वल R आ रहा है, तो वी कैन ब्रेक इनटू U ग्रेटर R और U इक्वल R और Q।
इन दोनों में से किसी का भी आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर में क्या आना है, हमारे पास आना है ईदर 1 और 2 फॉलोज। क्यों? दोनों ही कंडीशंस रॉन्ग है। यहाँ पे एलिमेंट सेम भी होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q और R इक्वल ही हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इधर और लगता है, और यहाँ पे यही दो आपके पास रिलेशन है, पॉसिबल रिलेशन में ब्रेक हो रहा है, दैट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Y टू S आपको जाना है। Y से S आप जाओगे तो आप देख सकते हो Y से लेकर S तक आपको ये दो सिंबल्स मिल रहे हैं। प्रायोरिटी किसे मिलेगी? इस वाले को, Y ग्रेटर दिखेगा, करेक्ट। X ग्रेटर B, X से लेकर B तक आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। X की तरफ से ये वाला सिंबल है और ये डोर ओपन X की तरफ से ही है, और प्रायोरिटी इस वाले सिंबल को ही मिलेगी। X ग्रेटर दिखना चाहिए, यहाँ से आपको दिखेगा X ग्रेटर ही मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से हम आगे चलते हैं। चलिए ये एक फिर से हमारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। 10 people are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। तो parallel row का अरेंजमेंट है, ठीक है। सो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार खुद से सॉल्व करिए एंड देन आप लोग सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसे, ठीक है। तो देखते हैं, रो 1 में PQ RST हैं, आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रो 1 है वो सारे नॉर्थ पीपल हैं और यहाँ पे PQ RS एंड T बैठे हुए हैं, और जो रो 2 होगी वहां पे बैठे हैं GHIJ एंड K। तो वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, GHIJ एंड K आपके बैठे हुए हैं। यहाँ से आपकी कंडीशन शुरू हो गई हैं, तो यहीं से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको बोला गया है S सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q। S जो है वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q है। तो आपको पता है S और Q जो है वो नीचे वाली रो में आने वाले हैं, 1 वाले में, जहां नॉर्थ फेसिंग है सारे। तो ये हमें इनकी पोजीशन पहले से पता है। अब इसको यहाँ पे नीचे की साइड ही आप बनाओगे, दैट इज S थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q। तो आपके पास S जो होगा वो इस तरीके से Q के 1 2 एंड 3 S यहाँ पे आ जाएगा। अगर S यहाँ पे है क्योंकि वो सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से 4 ऊपर की साइड अरेंजमेंट भी बन जाएगी। तो ये वाले पर्सन सारे नॉर्थ फेसिंग है और ये वाले कहाँ है? साउथ फेसिंग है। अब आगे देखो, 1 पर्सन सिट बिटवीन S एंड 1 हु फेसेस H। अब इसमें लिखा गया है एक पर्सन बैठता है S और जो H को फेस करेगा उसके बीच में। अब अगर यहाँ पे S है तो एक पर्सन कहाँ बैठा होगा? एक पर्सन बैठा होगा जो ये पर्सन, ये वाले पर्सन और S के बीच में एक है जो H को फेस कर रहा होगा। तो H ऊपर की डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वो पर्सन इधर की साइड भी आ सकता है S के, वो इधर की साइड भी S के आ सकता है। क्या करें, 2 केस बना दें यहाँ पे से। आप देखोगे यहाँ पे आगे की हमारे पास डायरेक्शंस गिवन हो रखी हैं, तो हम ऐसा करते हैं फटाफट से 2 केस बना देते हैं। चलो ठीक है, आपके पास टोटल पर्सन्स कितने बैठे हैं? 10 बैठे हैं, राइट। आपके पास टोटल पर्सन्स कितने बैठे हैं? 10। अगर मैंने S के एक बार मान लो इधर के साइड को वो पर्सन बिठा दिया और एक बार मैंने इधर के साइड को वो पर्सन बिठाया जो आपका H को फेस कर रहा है, जो आपका किसको फेस कर रहा है? ये वाला पर्सन H को फेस कर रहा है, और वहीं ये वाला पर्सन भी H को फेस कर रहा है। पर आपके पास इस अरेंजमेंट के अंदर कितने पर्सन हो गए हैं? 6 पर्सन हो जाएंगे। ये आप काउंट कर सकते हो 6, जबकि हर एक रो में 5-5 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमको समझ आया कि इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से। तो H आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 पर्सन ये वाला हो गया। आई सिट सेकेंड टू राइट ऑफ J। सेकेंड टू राइट मतलब आपके पास J ऊपर वाली रो में होगा। अगर J ऐसे देख रहा है तो सेकेंड टू राइट इसका किस साइड होगा? ऐसे। तो आई आपको ऐसे रखना पड़ेगा, इस टाइप से ये अरेंजमेंट होगी। इसको यहीं पे रख लेते हैं, दूसरा यूज कर लेते हैं।
Q डज नॉट फेस J, जो Q होगा वो J को फेस नहीं करेगा, इसका मतलब प्रॉपर पता चल गया कि J यहाँ पर नहीं आएगा, क्रॉस कर दिया। T फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ K, T उसको फेस करेगा, देखो T यहाँ पे नीचे की साइड होगा, T उसको फेस करेगा ये पर्सन जो कि सेकेंड टू राइट होगा K के। तो ये पर्सन सेकेंड टू राइट कैसे बन पाएगा, क्योंकि सारे पर्सन नीचे देख रहे हैं, तो K अगर यहाँ पे होगा तो तब जाके ये वाला जो पर्सन होगा वो सेकेंड टू राइट होगा K का। तो ऐसे करके K और T की अरेंजमेंट दिखनी चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, P सिट्स लेफ्ट ऑफ R, जो P है वो लेफ्ट ऑफ R बैठा हुआ है। अब हमें सारा कुछ पता चल चुका है, इस टाइप से हमने इसको भी समझ लिया। अब आप क्या करोगे, ये सारी चीजें फिक्स करोगे, ठीक है। अब हमारे पास 4 लोगों का अरेंजमेंट तो आ चुका है, हमें बस एक पर्सन या तो इधर रखना है और या तो उधर रखना है, जो हमें नहीं पता अभी। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से एक केस बना लेते हैं जिसमें हम एक पर्सन को यहाँ रखेंगे और एक पर्सन को उस साइड को हम रखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम एक केस बनाते हैं, इसको इधर की साइड रख लेते हैं, मेंशन यहाँ कर लेते हैं इसको। T जो था इधर की साइड जिसको फेस करेगा यहाँ पे K आएगा, ठीक है। आपने क्या किया, एक पर्सन हमने यहां पर बना लिया तो इसके ऊपर भी यहीं पे होगा, और एक पर्सन हम क्या करेंगे S, क्योंकि इधर की साइड बना लिया, ठीक है। और यहां पे हमारे पास H था ऑलरेडी, ठीक है। इतना हमने बना दिया। यहाँ पे इसने कहा है अब इसमें आप क्या रखोगे, ये वाला इस एक बार स्टार्ट करो, J और I को इसी सीक्वेंस में रखना स्टार्ट करो। देखो J कैन नॉट बी हियर क्योंकि मना किया हुआ है। अब इस पूरी अरेंजमेंट में J सिर्फ कहाँ आ सकता है, जिसकी वजह से उसके इस साइड को I भी आ जाए। यहाँ J नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी H है, यहाँ तो मना किया है, यहाँ पे J को रखना पड़ेगा ताकि I यहाँ आ जाए। और इसके अलावा J यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि I के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, सेम यहाँ पे J नहीं आएगा, I के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो ये हो गया क्लियर। यहाँ पे रख के देखो, J आपका अगर यहाँ आता है इस वाली पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में अगर J आता है यहाँ पर, तो I के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं बन रही। अगर J को आप यहाँ रखते तो कैंसिल आउट, मतलब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि Q के सामने J को मना किया हुआ था। अगर J आप यहाँ रखते तो अगेन I के लिए कोई जगह नहीं है। तो आपको यहाँ पे अलग से इतना बड़ा केस बनाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप ये चीज एनालाइज कर लेते थोड़ा सा कि अगर मैंने यहाँ पर्सन रखा और यहाँ पर्सन रखा तो आपके पास क्या अरेंजमेंट दिख पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई J की जो पोजीशन है वो सारी यहाँ पे ये वाली रॉन्ग है, ये वाली रॉन्ग है, एंड ये सारी J के लिए पोजीशन नहीं है। तो इसकी वजह से, इस केस की वजह, इस कंडीशन की वजह से ये केस यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, तो बनाना ही नहीं था। यहाँ पे अब यही आपका चलेगा। अब T और K को आपको ऐसे रखना है। देखो अब एक एक करके चेक करेंगे सारी वैकेंट पोजीशंस पे। सपोज आपने T को यहाँ रखा तो K यहाँ नहीं आ सकता, सपोज आपने T को यहाँ रखा तो K यहाँ आ सकता है, और उसके अलावा K के लिए कोई पॉसिबल पोजीशन नहीं होगी। तो T को यहीं आना पड़ेगा, K को यहीं आना पड़ेगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि P की लेफ्ट साइड, R की लेफ्ट साइड में P बैठा होगा कहीं पर, और 2 ही पोजीशन वैकेंट बची हुई है यहाँ पे। तो R की लेफ्ट साइड में आपके पास P बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन को रखना हमारे पास बचा हुआ है, तो वो कौन है, G है, ठीक है। G H I J N K कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो आई होप आपका सॉल्यूशन भी सेम आया होगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। हु इज सिटिंग वन एंड ऑफ रो 2, किसी भी मतलब किसी भी एंड पे आपका रो 2 का कौन पर्सन बैठा हुआ है। रो 2 ऊपर है, I और K में से कौन आपके ऑप्शन के अंदर है, I और K में से आपके पास यहाँ पे I है, ठीक है। हु सिट सेकेंड टू राइट ऑफ P, P की सेकेंड टू राइट पे कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ T ही आएगा। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू Q। आप देखोगे डायग्राम में K बैठा हुआ है Q के एग्जैक्टली ऑपोजिट। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में, देखो R और S के बीच में हमारे पास एक पर्सन बैठा हुआ है, तो 1 पर्सन आपके पास आंसर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 4 of the following are alike in a certain way
फॉर्म अ ग्रुप हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो आपको यहाँ पे ऑड वन आउट पर्सन ढूंढना है। अब मेरे पास एक एक पर्सन एक ऑप्शन में गिवन हो रखा है, तो आई, पी, के एंड क्यू में क्या फर्क है। देखो आई, पी, के, क्यू एंड जे, तो आप मैच करो इसको डायग्राम से। आई, पी, क्यू, के, अगर आप देख रहे हो तो एक चीज समझ आई, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला पर्सन हमें कहाँ दिख रहे हैं, कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं, मतलब एंड्स पे दिख रहे हैं। तो यही रिलेशन होगा क्योंकि ये चारों वही रिलेशन शो कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा कहाँ है, मिड पे बैठा हुआ है, जो कि सबसे डिफरेंट पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 कंक्लूजन्स हैं। अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओनली अ फ्यू टीवी इज माउस, तो ओनली अ फ्यू टीवी, ये हो गया टीवी का और माउस का रिलेशन। नेक्स्ट, नो माउस इज फोन, कोई भी माउस फोन नहीं है। एंड सम फोन आर टैब, तो फटाफट से हमने ये यहां पे कर लिया। ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल टीवी बीइंग माउस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टीवी जो है वो माउस हो सकता है। अब आपको पता है यहाँ पे जब ये ओनली अ फ्यू आ जाता है, इसका मतलब ये जो पार्ट होगा सम नॉट वाला पार्ट, वो हमेशा रेस्ट्रिक्शन करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा टीवी के सारे मेंबर्स को यहाँ जाने के लिए। वो कहेगा सबको जाना है तो चले जाओ, बट हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हमेशा ये जो मेंबर होंगे वो इसके घर से, एम के घर से बाहर ही रहेंगे। तो कभी भी ऑल टीवी आप इंक्लूड कर पाओगे नहीं, आप सम तो कर पाओगे बट ऑल टीवी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो कंक्लूजन स्टेटमेंट में भी नहीं गिवन किया गया है। स्टेटमेंट ने आपको कहा है ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू के डायग्राम में ही आपको कहा है कि सम टीवी आर नॉट माउस। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। सम टीवी कैन नेवर बी माउस, कुछ टीवी कभी माउस नहीं हो सकती, सॉरी कुछ सम टैब कैन नेवर बी माउस। तो देखो यहाँ पे आपके पास इस तरह का रिलेशन दिख रहा है। अब आपके पास वैसे तो डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा माउस और टैब के बीच में, बट एक चीज देखो, टैब आपका इससे रिलेट कर रहा है और ये इसके साथ कैसे रिलेशन में है, नो के रिलेशन में है। अगर ये फोन का सारा जो सर्कल है वो नो का रिलेशन शो करता है माउस से, तो यहाँ पे जो ये सर्कल के अंदर ये पार्ट आ रहा है, ये टैब का भी पार्ट है, राइट। और यही पार्ट जो है वो इसकी तरह रिलेशन आपको शो करेगा। सेम अगर ये पार्ट जो है वो इसके अंदर है और ये वाला जो सम पार्ट है वो भी नो का रिलेशन शो करेगा, तो हमें पता है कि सम टैब आर नॉट माउस। ये हमें ऑलरेडी पता चल गया इस डायग्राम से। जब हमें पता है कि ये एग्जिस्ट चीज कर रही है, ये रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज करेक्ट होगी, दैट वी आर जस्ट सेइंग कि सम टैब आर नॉट, सम टैब कैन नेवर बी माउस, दैट इज करेक्ट। ओके, क्योंकि ये डायग्राम में आपको दिख गया है बिकॉज ऑफ द रिलेशन विद फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास सेकेंड फॉलोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप खुद से ट्राई करिए एक बार एंड आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सी, हम एक बार वेन डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नो रोज आर लिली, कोई भी रोज जो है वो लिली नहीं है। सम रोज आर डेजी एंड ऑल डेजी आर ट्यूलिप। ये आपके पास डायग्राम बन गया। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट कंक्लूजन है, एटलीस्ट सम ट्यूलिप आर नॉट लिली। एटलीस्ट का सिंपल मीनिंग सम ही होता है, सम ट्यूलिप आर नॉट लिली। तो आप पहले यहां पे देखो क्या है, तो आपके पास सेम वही रिलेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, ये जो है यहाँ पे नो का रिलेशन शो कर रहा है, आर रोज लिली से। तो रोज के अंदर जितना पार्ट कवर हो रखा होगा वो सारा ही सारा जो है वो नो का ही रिलेशन शो करेगा। तो ये जो सम पार्ट है वो ट्यूलिप के अंदर भी प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो सम ट्यूलिप है वो आपके पास लिली नहीं है। दैट इज करेक्ट। वाई? बिकॉज आप देख पाओगे कि रोज का जितना पार्ट है वो लिली नो का रिलेशन शो करेगा, रोज के अंदर जितना भी पार्ट कवर होगा वो वही रिलेशन शो करेगा। और क्योंकि ये ट्यूलिप का भी एक हिस्सा है तो हम इस रिलेशन को सही मानेंगे।
नेक्स्ट वाला देखो, ट्यूलिप एंड लिली, सम ट्यूलिप आर लिली। अब एक चीज ध्यान रखना, ट्यूलिप एंड लिली के बीच में एक ही डेफिनेट कंक्लूजन आपको पता होता है और सही होता है, वो यही वाला होता है बस। क्योंकि यहाँ पे बाकी लिली के पार्ट जो है वो, जो अगर पॉजिटिव अगर हमें दिखाना है, क्योंकि नेगेटिव है ये तो यहाँ पे ये जो बाहर का पूरा पार्ट है जो रोज के अंदर कवर नहीं है, उसका रिलेशन इससे हमें नहीं पता। एक ही ट्यूलिप और लिली के बीच में, हमेशा याद रखना इस टाइप के डायग्राम में एक ही इनके बीच में रिलेशन कंक्लूड कर पाएंगे डेफिनेटली, विच इज दिस वन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉलोज आएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ऑल रेड आर ब्लू, ऑल रेड ब्लू है, ऑल ब्लू आर ग्रीन एंड सम ग्रीन आर पिंक। तो ये हमारे पास डायग्राम है। सम पिंक आर ब्लू, सम पिंक आर ब्लू, लुक एट दिस इज पिंक। तो पिंक का जो स्पेस है वो यहां तक खत्म हो चुका है, ब्लू का जो स्पेस है वो यहां तक खत्म हो चुका है। तो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ब्लू एंड पिंक। तो यहाँ पे देखो दोनों ग्रीन से तो मतलब रिलेट कर रहे हैं, बट आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग डेफिनेटली। तो डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। सेम आपके पास पिंक और रेड में भी वही बात है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो जो डेफिनेट कंक्लूजन्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। अब कहा गया सम ग्रीन आर रेड, ये रहा ग्रीन और ये रहा रेड। तो ये डायग्राम कैसा है, ये डायग्राम आपका इस टाइप का है। रेड जो है वो आप यहाँ से सारे के सारे ग्रीन के अंदर देख सकते हो, वो तो विजिबल है। रेड अगर ब्लू के अंदर है और ब्लू अगर ग्रीन के अंदर है तो रेड आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो कि ग्रीन के ही अंदर है, राइट। आपके पास अगर रेड ग्रीन के अंदर है तो यहाँ पे इन दोनों के ही बीच में हमेशा सम का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। जब भी ऑल ट्रू होगा, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में याद रखिएगा सम हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। तो ओनली थर्ड फॉलोज आपका यहाँ पे आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। ये आपके सामने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आप इसको देखिए और एक बार खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा। Here we have MNOPQR are 7 people standing at a certain distance from one another. O is 10 meter east of M, P is 10 meter north of M. तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। जो है P is 10 meter north of M और O is 10 meter east of M. ये हो गया। O is 5 meter south of N also. तो O जो है वो 5 मीटर साउथ है किससे, क्या नाम था इसका, N। इसको थोड़ा सा चलो, R is 18 मीटर वेस्ट ऑफ, R is 18 मीटर वेस्ट ऑफ Q, वेस्ट ऑफ Q, तो Q अभी नहीं है। Q is 11 मीटर नॉर्थ ऑफ O, Q जो है वो 11 मीटर नॉर्थ है। देखो अगर Q 11 मीटर नॉर्थ है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, राइट। अब आपके पास ये पॉइंट पूरा कितना है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, राइट। तो यहाँ पे 11 मीटर कहाँ जाएगा, वो यहाँ कहीं आएगा, P से भी ऊपर की साइड को, इधर ये N है और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, Q बनेगा। दिस कंप्लीट डिस्टेंस विल बी 11। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। S इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ P, S जो है वो 8 मीटर वेस्ट है P के। तो आपके पास ये पॉइंट P है और S आपके पास यहां पे आ जाएगा, कितना है, 8 मीटर। ये हो गया S।
ठीक है, एक हमने फिल नहीं किया था 18 वाला, R इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ Q, R जो है वो 18 मीटर वेस्ट है। अब एक चीज देखो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपके पास Q जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की साइड है P से, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 10 है, ये जो है वो 11 है। यहाँ पे आपके पास अगर मैं Q से वेस्ट बनाऊंगी R को, तो 18 कैसे होगा, देखो दिस वन डिस्टेंस इज 10 एंड दिस वन डिस्टेंस इज 8, तो कंप्लीट वो 18 ही है। तो यहाँ पे जो R होगा वो बिल्कुल S के ऊपर की साइड होगा, ठीक है। R आपका यहाँ पे आ गया विद अ डिस्टेंस ऑफ 18 एंड दैट्स व्हाई हमने, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला और ये 10 वाला, ये मिलकर आपका 18 ही बना रहा है, इसलिए हमने R को बिल्कुल उसके ऊपर रखा है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन S एंड R। S और R के बीच में आप देखोगे आपके डायग्राम के अंदर ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये कंप्लीट डिस्टेंस 11 है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस 10 है, तो ये बचा हुआ, यही तो पूछ रहे हैं वो, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 माइनस 10, इट विल बी 1, इट विल बी 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू M, M के रिस्पेक्ट में। तो M पे आप सपोज करो कि आप स्टैंड कर रहे हो M पे और आप देख रहे हो Q की तरफ, Q की तरफ जिसका पूछा गया उसकी तरफ देखो। तो M से लेकर Q की तरफ आप कैसे देखोगे, अगर किसी को नहीं समझ आता तो वो प्लेन को इमेजिन कर लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाले को। तो ये जो एरो है वो किस डायरेक्शन के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड M, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड M का हमारे पास कैसे आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड M। ये मेजरमेंट मुझे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे QM आप कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, ऐसे ही निकालोगे, राइट, अंडर रूट करके। इनका जो मेजरमेंट है लिख लो, MO का तो 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस OQ का कितना है, 11 है, गिवन है वो ऑलरेडी। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 121 प्लस 100, तो 121 प्लस 100 2 to 1 हो जाता है, अंडर रूट 2 to 1 विल बी माई आंसर, अंडर रूट 2 to 1 विल बी माई आंसर। चलिए, तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से हम चलते हैं। यह आपके पास एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड ट्रांसलेटर, ईच ऑफ विच एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल है, यहाँ पे पेयर ऑफ लेटर पूछा जाता है, तो आपको सिंपल अपने एग्जाम में क्या करना है, इसको, इस वर्ड को फटाफट से लिख लेना है। पर ये ध्यान रहे कि आप ये सही लिखो, ठीक है। ये S है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो आप ABCD करके सिंपल से काउंट कर सकते हो। तो T के बाद जितने भी नंबर ऑफ आपके पास लेटर्स आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, क्या वो दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो T का आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों कहा है, तो फॉरवर्ड का मतलब आप यहाँ से शुरू होते हो, बैकवर्ड का मतलब आप यहाँ से शुरू होते हो, दोनों को आप काउंट करोगे यहाँ पे। तो T से तो आपको कोई नहीं मिलेगा उसका पेयर, क्योंकि T के बाद वाला कोई भी यहाँ पे लेटर नहीं दिख रहा है। अब देखो R से करो, R के बाद क्या आता है, S आता है, T आता है, और बाकी तो आपको T के बाद भी कोई नहीं दिखने वाला, ठीक है। A से करो, चलो B C D E F G H, कोई नहीं है। N से करो, O P Q R S T, कोई है नहीं। देखो O P Q R, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे आ जाता P, ठीक है, तो N और P के बीच में एक लेटर है, राइट, और यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी O आता है, एक ही लेटर है, तब जाके N और P एक पेयर बन जाते हैं। बट यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे L है, तो ये आपका नहीं बनने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, S से देखो, S से तो नहीं होगा, T यहाँ पे आ गया, T के बाद U V W X कोई नहीं दिख रहा। L से देखो M N O, अब ये आपका एक पेयर बन गया L O, तो फॉरवर्ड में हमारे पास एक पेयर बन गया L O, ठीक है। नेक्स्ट देखो, A से B C एंड T नहीं आ रहा, T से देखो, T के बाद तो कोई नहीं आएगा, O से देखो, O के बाद P तो नहीं आएगा, R के बाद तो कोई लेटर ही नहीं है। अब पीछे की तरफ, अब इस डायरेक्शन में चलो,
आर से देखो एस और टी, आर और टी एक पेयर बन गया, यू वी डब्ल्यू एक्स कोई नहीं बनेगा। तो बैकवर्ड में जब हमने देखा तो बैकवर्ड में एक मिल गया हमें आर और टी। ये लिखना नहीं है, बस ये माइंड में रखना है आपको क्या क्या है, ठीक है। आपके पास ओ से देखो पी क्यू आर एंड एस, ओ से लेकर एस भी आपके पास एक पेयर बना रहा है, तो ओ से लेकर एस भी एक पेयर है। आगे देखो टी यू वी तो कोई नहीं दिखेगा, ए से देखो बी सी डी ई एफ जी नहीं है, एल एम एन तो यहां से लेकर यहां तक भी एक आपके पास है, ठीक है। आगे देखो एन के बाद ओ पी क्यू नहीं मिलेगा, एस के बाद देखो वापस से टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं मिलेगा, एन से देखो ओ पी क्यू आपने देख ही लिया था नहीं है, फिर ए से भी देखो कि ए के बाद वाले डायरेक्ट बाद वाले लेटर भी नहीं दिख रहे, आर के बाद ऐसा आता है टी दिख रहा है नहीं है, तो यहाँ पे ये 4 पेयर हमें मिल रहे हैं लेटर्स के, ठीक है। तो ये 4 पेयर्स आपके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने पजल का है। यहाँ पे ये एक फ्लोर बेस पजल है, 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, बॉटम फ्लोर नंबर 1 है और टॉप फ्लोर नंबर 8 है। तो 8 फ्लोर में आपके पास यहाँ पे 8 पर्सन्स रहते हैं, आपको अरेंज करना है इन सभी को, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिए इसको। चलिए तो इसका आप टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ओनली 1 पर्सन स्टेज ऑन 1 फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है हर एक फ्लोर के अंदर आपके पास एक ही पर्सन रहता होगा, ठीक है। एफ स्टेज ऑन ओनली इवन प्राइम नंबर्ड फ्लोर। आपको पता है इवन प्राइम नंबर्ड फ्लोर एक ही है यहाँ पे विच इज 2, तो यहाँ पे आपके पास एफ आ जाएगा और कोई इवन प्राइम्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इज बी स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर विच इज बिलो फ्लोर 4। मतलब जो बी है वो एक फ्लोर पे रहता है जो कि फ्लोर्स कहाँ हैं, सारे के सारे 4 से नीचे की डायरेक्शन में है। तो नीचे की डायरेक्शन में ये 3 फ्लोर हैं जो 4 से चौथे फ्लोर से नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। बी स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर विच इज बिलो 4। बिलो 4 मतलब का है आप 4 को भी इंक्लूड नहीं करोगे, तो या तो बी यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ई स्टेज ऑन फ्लोर 5। यहाँ पे ई का करेक्ट बता दिया है कि यहाँ रहेगा। बी के लिए 2 पोजीशन खाली है, ये तो ये या तो ये, ठीक है, क्योंकि एफ आ चुका है ऑलरेडी। 3 पर्सन स्टेज बिटवीन बी और एच। अब बी के अकॉर्डिंग कुछ दिख रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार बी को आप यहाँ रख लो और एक बार बी को यहाँ रख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो चीजें फिक्स हो चुके हैं उसको भी डाल दो। कह रहे हैं कि 3 पर्सन रहते हैं बी और एच के बीच में, तो 1 2 3 एच यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 एच यहाँ नहीं आ सकता, सिंपल। तो ये हो गया वैसे ही कैंसिल आउट, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी स्टेज जस्ट बिलो ई, तो जी आपका यहाँ पे रहता है। सी स्टेज 2 फ्लोर्स अबव ए, जो सी है वो 2 फ्लोर ऊपर की साइड रहता है। अगर ए को आप यहाँ रखोगे, देखो 2 फ्लोर्स अबव ए का मतलब क्या हुआ, 1 और यहाँ पे आपका ऐसे करके सी रहता है, सी स्टेज 2 फ्लोर अबव ए। तो आपको जो ए और सी की अरेंजमेंट है वो ऐसी दिखानी पड़ेगी, इनके बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर होगा। तो यहाँ पे अगर ए को रखोगे सी नहीं आ सकता, ए को यहाँ रखना पड़ेगा, सी आपका यहाँ आ जाएगा। सारे पर्सन बन गए, एक ही पर्सन बचा हुआ है, एक ही पोजीशन बची हुई है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जो आपका रह गया है। तो ए बी सी डी रह गया है, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। Who stays on the 6th floor? 6th फ्लोर पे कौन रहता है देख लीजिए, 6th फ्लोर पे ए रहता है, ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन आर स्टेइंग बिटवीन डी और ए। तो डी और ए के बीच में कितने पर्सन रहते हैं, 1 ये रहा 1 ये रहा, 1 2 3 4 पर्सन। Who stays 2 फ्लोर above the floor of E? देखो 2 फ्लोर्स above the floor of E का मतलब है यहाँ पे E है, एक फ्लोर छोड़कर यहाँ पे दूसरे फ्लोर पर कौन रहता है ये आपको पता करना है। कौन है ये पर्सन, देखिए अरेंजमेंट में ई के एक फ्लोर छोड़कर यहाँ पे कौन लिखा है, एच, तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, एच। विच पेयर ऑफ नेम फ्लोर नंबर इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट वाला आपको फाइंड आउट करना है। देखो
क्या सी 8th पे रहता है? बिल्कुल ठीक है। ई 5th पे रहता है? बिल्कुल ठीक है। ए क्या 6th पे रहता है? ये भी बिल्कुल ठीक है। बी क्या 4 पे रहेगा? बिल्कुल गलत है। एच आपका 7th पे रहता है। तो हमारे पास जो आपका इनकरेक्ट वाला है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये सारे इनकरेक्ट थे तो वो हमारे आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे जो ऑड वन है वो फाइंड आउट करना है। ऑड कौन है? अब आपको पेयर ऑफ पर्संस गिवन है तो इन पेयर के बीच में क्या रिलेशन है ये देखना है। एच और सी, एफ और जी। देखिए एच और सी कहां पे है हमारे पास? एच और सी और एफ और जी। एच और सी ऐसे हैं, एफ और जी आपके पास ऐसा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट रिलेशन है। ई और ए, बी और जी। ई और ए, ई आपका ऐसे है, बी और जी ऐसे है। तो यहां पे देखो ये भी सेम रिलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट वाले पर्सन हैं, ये भी एडजेसेंट वाले पर्सन है, ये बी और जी भी। एफ और जी आपके एडजेसेंट पर्सन नहीं है, तो एफ और जी मेरा यहां पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहां से आगे चलते हैं। अगेन मिसलिनियस का क्वेश्चन है। बोला गया है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद द सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ एंड नाइन्थ लेटर ऑफ सेक्रीफाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। आपको थर्ड लेटर बताना है। बट अगर इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, आपको x अपना आंसर मार्क करना है। पहले तो आप क्या करो, अगर आपका एक वर्ड बन गया मीनिंगफुल, आपको उसका थर्ड लेटर बताना है, थर्ड लेटर बताना है, राइट। अब अगर नहीं मिलता है तो आपको x मार्क करना है, और अगर आपको एक से ज्यादा लेटर वर्ड बन जाते हैं मीनिंगफुल वाले, आपको वहां पे y अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है, y मार्क करना है। तो अभी पहले देख लेते हैं कितने लेटर्स की बात कर रहे हैं। ये सेक्रीफाइस का सेकेंड लेटर कौन होगा हमारे पास? a, थर्ड लेटर होगा सी, सिक्स्थ कौन सा होगा? एफ, और नाइन्थ कौन सा है हमारे पास? ई। तो इस तीन चार लेटर से हमें अपना वर्ड बनाना है यूजिंग वंस। तो आपके पास इससे क्या क्या बन सकता है? देखो, एक तो फेस बन सकता है यहाँ पे से FACE फेस, और एक बन सकता है CAFE कैफे। ये दो हमारे पास बन रहे हैं, राइट, ये दो हमारे पास बन रहे हैं। एंड दैट्स वाई मेरे पास अब और भी बन सकते हैं, बट एक से ज्यादा तो वर्ड्स हमारे बन गए हैं, राइट। तो एक से ज्यादा वर्ड्स हमारे जब बन गए हैं तो हमने क्या मार्क करना था? y। तो मेरे पास y है। ठीक है, तो अगर जैसे एक बन गया तो ठीक है, पर एक अगर बनता है तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं बनेंगे। पर अगर दो बन गए तो इट्स फाइनल कि दो से ज्यादा भी होगा तो भी y होगा, दो होगा तो भी y होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ पे अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इफ इन वर्ड डिफेक्टेड ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कह रहे हैं कि सारे लेटर्स को आप डिफेक्टेड के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दो। उसके बाद फर्स्ट 4 लेटर्स को चेंज करो उनके प्रीवियस लेटर में, ठीक है, और लास्ट 4 लेटर को चेंज करो उनके नेक्स्ट लेटर में। तो पहले 4 को -1 करना है और नेक्स्ट 4 को आपको क्या करना है? +1 करना है लेटर्स में। फिर आपके पास एक फाइनल जो अरेंजमेंट आएगी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफी अरेंजमेंट है, तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। डिफेक्टिव के आप अगर इसमें रिवर्स में डाल दोगे तो डायरेक्ट रिवर्स कर दो इसको अलग से, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैं लिख रही हूँ। डिफेक्टेड में सबको अगर रिवर्स में डाल दोगे, ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर बोला उसमें, देखो रिवर्स ऑर्डर नहीं बोला। अगर रिवर्स ऑर्डर बोलता ना सिर्फ, उसका मतलब होता है आप लिखते DET ऐसे करके लिखते हैं, DETC ऐसे करके आपका स्टार्ट होता है, बट वो बोल रहा है अल्फाबेटिकली रिवर्स, विच इज मेंशन में क्या है? Z to A। तो आपको यहाँ पे ना वैसे वाला लेटर लिखना पड़ेगा, जैसे T से शुरू हो गई T, फिर आ जाएगा आपके पास F, फिर डबल कितने बार है? E, 3 बार है E, फिर आपके पास 2 बार D है और उसके बाद C है। तो 8 लेटर्स हैं हमारे पास यही, ठीक है। इसके बाद रिवर्स करने के बाद आपको क्या करना था? फर्स्ट 4 लेटर को चेंज करना था, ठीक है। चेंज अब क्या करोगे आप? इन 4 लेटर्स को -1 करोगे और इन 4 को आप +1 करोगे, मतलब इनका बिल्कुल नेक्स्ट है। तो यहाँ पे -1 मतलब इससे तुरंत पहले कौन सा लेटर आता है? S, E, D, D। यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा? F, C,
सॉरी डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई, ई और सी के बाद डी आता है। तो ये मेरा चेंज के बाद आपके पास नया वर्ड बन गया। तो ये जो फाइनल अरेंजमेंट है इसमें कहा गया है कि जो आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड। तो यहाँ पे पहले फोर्थ फ्रॉम राइट एंड कौन है, ये है F इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, F इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड। F का यहाँ पे सेकेंड टू लेफ्ट निकालना है आपको, यहाँ पे F का सेकेंड टू लेफ्ट निकालना है। तो कौन आएगा सेकेंड टू लेफ्ट आपके पास, डी आंसर। सेकेंड टू लेफ्ट कौन आएगा, डी। तो मेरे पास जो आंसर होगा दैट विल बी डी, दैट विल बी डी। ओके, चलिए अब हमारे पास एक अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज है, इस पे बेस हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ रखे हैं। इसको हम देखते हैं क्या है। ये आपके पास सिंगल सीरीज चलती रहेगी हर उसमें। कहा गया है हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, प्रिसीडेड मतलब कितने लेटर्स ऐसे हैं, तो लेटर्स को काउंट करना है जिनके इमीडिएट पहले कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट लेटर्स में आपका देखो काउंट दोनों चीज होगी, वॉवल्स भी काउंट होगा, कॉन्सोनेंट भी काउंट होगा, बट कॉन्सोनेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट काउंट होगा। और उनके इमीडिएट फॉलो कौन करेगा, उनको सिंबल्स करेंगे, कोई भी टाइप के सिंबल्स। तो ये हमें लेटर्स को काउंट करना है। तो आपका अरेंजमेंट में क्या करो, सिंबल्स को देख लो एक बार, क्योंकि पीछे से तो सिंबल चाहिए। तो सबसे पहले सिंबल को देख लो, सिंबल के इमीडिएट पहले लेटर को देख लो और उसके बाद बाकी की कंडीशन अप्लाई कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल मेंशन करो। सिंबल के पहले लेटर तो है बट लेटर के पहले कॉन्सोनेंट नहीं होगा। सिंबल के पहले लेटर तो है, लेटर के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। ये देखो सिंबल के पहले लेटर है, सिंबल के पहले लेटर है, लेटर के पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये हमारी जो अरेंजमेंट है, ये जो कंडीशन है कौन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। एस के इमीडिएट आगे एच है, एस के इमीडिएट आगे बाद में सिंबल है, राइट। एक तो ये वाला लेटर हो गया। आगे देखो सिंबल के इमीडिएट आगे लेटर नहीं है, सिंबल के इमीडिएट आगे लेटर नहीं है, तो इस तरीके से हमें लेटर देखने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले हम सिंबल को इजीली पिकअप कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सिंबल से पकड़ना चालू किया। ठीक है, तो सिंबल के पहले लेटर नहीं है, सिंबल के पहले लेटर नहीं है, सिंबल के पहले लेटर नहीं है, खत्म बस। तो आपके पास यही एक पेयर बन रहा है, तो विच इज वन लेटर इज शोइंग द कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द डायग्राम, ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, सारे नंबर्स को भूल जाओ। अब कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू राइट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। यहाँ पे आपको इस टाइप से कुछ पूछा गया है, ये आपके पास काउंटिंग है, तो दो दो डायरेक्शन से बार बार काउंट ना करना पड़े इसलिए हम इसको कंबाइन कर लेते हैं शॉर्टकट में। राइट और लेफ्ट जब मेरे पास होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों ही पोजीशंस को। तो फिफ्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो जो बाद की डायरेक्शन होती है वहां से आप कैलकुलेट करोगे। तो 9th लेटर अब आप कैलकुलेट करोगे लेफ्ट वाली डायरेक्शन से। कौन सी डायरेक्शन से, लेफ्ट वाली डायरेक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो आप नंबर्स को भूल जाओ, तो आप डायरेक्टली जो स्क्रीन पे आपके पास ये सीरीज दिखेगी वहीं पे काउंट करो। ठीक है, नंबर्स को भूलना है बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ चुका है आपके पास, तो y हमारा आंसर होगा। एक ही नंबर बीच में था उसको हम भूल गए, तो यहाँ पे y आएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, अब की बार सिंबल्स को भूल जाओ और देन विच वुड बी द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। यहाँ पे एक ही पूछा गया है राइट एंड से सिक्स्थ एलिमेंट, तो देख लो सिंबल्स को भूलना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होगा आपके पास 4 5 एंड 6, तो आपके पास सिक्स्थ एलिमेंट राइट एंड से कौन है, 7 है। ठीक है, राइट एंड से कौन है यहाँ पे, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपके पास 31 to 35 आपके पास एक क्वेश्चन पजल का नहीं, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर टेबल। ठीक है, इसको देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए।
सो आई होप आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा. लेट्स सी, देयर आर 8 पर्सन सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. यहाँ पे आपके सारे पर्सन जो है वो फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर लिखा हुआ है. ठीक है, तो आपके पास अरेंजमेंट हम बना देते हैं 8 पर्सन की. सारे अंदर की तरफ ही देख रहे हैं तो एरो बनाने की जरूरत है नहीं. वैसे A sitting 2 places away from E but third from the right of C. यहाँ पे जो A है वो 2 places away from C का मतलब ये है कि 2 places दूर है. इसका मतलब क्या होगा कि अगर A जहाँ पे है, ठीक है, मान लो सॉरी E यहाँ पे है अगर, तो वो A जो है उसका 2 पोजीशंस दूर है, 2 places. तो ये एक और दूसरी प्लेस है, ठीक है, बट ये नहीं पता किस साइड को है. But third from right of C. C is not immediate neighbor of D. Only 3 persons between D and E. तो ऐसा करते हैं, D और E से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर C को देख लेंगे. ठीक है, तो आई थिंक हमारे 2 केसेस यहाँ पे बन पाएंगे शायद से. तो देखो, अगर मैंने एक बार E को यहाँ रख दिया, चलो, या फिर E से स्टार्ट कर लो, E और A एक बार यहाँ रख लिया. ठीक है, एक बार A को यहां रख लिया. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद कहा गया है सी A is 2 places away from E बट थर्ड फ्रॉम राइट ऑफ C. जो A है वो थर्ड फ्रॉम राइट है. अगर A यहाँ पे है तो वो थर्ड फ्रॉम राइट कैसे बनेगा C के, तो C आपका यहाँ पे आएगा 1 2 3. ठीक है, 1 2 and 3. अगली बार C कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 1 2 and थर्ड टू राइट ऑफ C. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओनली 3 बिटवीन D एंड E. D जो है वो नेबर नहीं होगा B का, तो D और E के बीच में 3 पर्सन है. अब ये आपको पता है 8 नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसमें E और D के बीच में अगर 3 पर्सन है तो वो ऑपोजिट बैठे होंगे. यहाँ पे D आ जाएगा. D कह रहा है कि B का नेबर नहीं है, तो देखो B यहाँ पे नहीं आएगा बस. तो ये याद रखना, D जो है वो B का नेबर नहीं है, ये याद रखना, बाद में काम आएगा. E जो है वो आपके पास F का भी नेबर नहीं है. E जो है वो अगर F का नेबर नहीं है तो E के अगल बगल हम F को नहीं रख सकते हैं. ठीक है, H is 2 places away from C. H जो है वो 2 places, अगेन सेम हम बनाएंगे एक पोजीशन छोड़कर. तो H is 2 places away from C में H यहाँ आ सकता है, H यहाँ आ सकता है, H यहाँ आ सकता है, H यहाँ आ सकता है. 2 डायरेक्शन में H अभी आ सकता है. ठीक है, साइड में रख लेते हैं इसको. B जो है वो थर्ड टू राइट ऑफ F है. अब इसको थोड़ा बना लेते हैं. B जो है वो थर्ड टू राइट ऑफ F है. साथ के साथ आप दोनों चीजें यूज करोगे, थर्ड टू राइट ऑफ F जो है वो B है. ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, ये वाली कंडीशन को और ये वाली कंडीशन को साथ में रखोगे और साथ के साथ इसको भी याद रखोगे. इन दोनों को याद रखो और इसको प्लेस करो, क्योंकि मैं F को E के अगल बगल नहीं बिठा सकती ना. तो F के थर्ड टू राइट आपको कौन बिठाना है, यहाँ पे B बिठाना है. ठीक है, चलो अब स्टार्ट हो जाओ एक एक करके पोजीशन चेक करने के लिए. F यहाँ नहीं आ सकता, तो F अगर यहाँ पे आएगा तो थर्ड टू राइट पे तो 1 2 3 B आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे D के बगल पे B नहीं आएगा. तो ये F की ये वाली पोजीशन भी कैंसिल, ये दो तो ऑलरेडी कैंसिल हैं, ये भी कैंसिल आउट. अब एक बार सिर्फ F यहाँ पे आ सकता है बस, F के थर्ड टू राइट, तो 1 2 3 यहाँ पे B नहीं आ सकता, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे भी आपका B नहीं आ रहा है. ओके, तो ये भी F की पोजीशन कैंसिल. नेक्स्ट में देखो, अगर मैं F को यहाँ पे रखती हूँ तो 1 2 3 B यहाँ आ रहा है और वो आपका नेबर भी नहीं है D का. चलो A की वाली पोजीशन करेक्ट है. अगर मैं F को यहाँ रखती हूँ, F आ सकता है D के बगल में, B नहीं आ सकता है. ठीक है, 1 2 3 आपके पास यहाँ पे B के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं है, ये आपकी रॉन्ग है. अगर मैं F को यहाँ रखूं तो 1 2 3 B आपका यहाँ आ जाएगा. तो क्या ये सही है, बिल्कुल अभी के लिए सही है. तो मेरे पास F की ये 2 पोजीशन करेक्ट हो चुकी है. ठीक है, F की ये 2 पोजीशन करेक्ट हो चुकी है. चलिए, तो अब आप क्या करोगे, F को एक बार यहाँ देख लो, एक बार यहाँ देख लो. ऐसा करते हैं, हमें इतना तो पता चल गया कि F की ये 2 पोजीशन फिक्स हो जाएगी और उसके हिसाब से हम B को भी रख पाएंगे. नेक्स्ट में कहा गया है ओनली 1 पर्सन है F और G के बीच में. अगर F और G के बीच में एक पर्सन है, अब ऐसा करते हैं, इस जो हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली है वहीं पे हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं. नया केस नहीं बनाते हैं क्योंकि शायद यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए. अगर कैंसिल नहीं होगा
तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो F और G के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है। अब देखो, अगर आपने F यहां रखा तो यहाँ पे G आ सकता है, नहीं, यहाँ पे G आ सकता है, नहीं। अगर आपने F यहां रखा तो G यहां आ सकता है और G आपका यहाँ पे भी आ सकता है। इसका मतलब F को अगर मैं यहां रखूंगी तो आपके पास इधर भी G नहीं आ रहा है और इधर भी G नहीं आ रहा, तो ये पोजीशन कैंसिल आउट हो गई। अब फिक्स हो चुका है कि F की जो पोजीशन है वो ये वाली बन जाएगी, 1 2 3 B यहां आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के या तो जी इधर या तो इधर हम बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, या तो जी इधर आ रहा है या तो इधर आ रहा है, इसको देख लेंगे। बी और एच कह रहे हैं नॉट इमीडिएट नेबर्स हैं। उसने कहा बी और एच जो है वो नेबर्स नहीं है। अगर बी और एच नेबर नहीं है तो कैंसिल कर दो। बी और एच अगर नेबर नहीं है तो यहाँ पे अगर बी है और मान लो गलती से मैंने जी इधर फिल कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ है, अगर मैंने यहाँ पे जी फिल कर दिया तो एच को यहीं आना पड़ेगा जो बाकी पोजीशन खाली होगी, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी, इसलिए हमको एच को यहाँ रखना पड़ेगा और जी को यहाँ रखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपकी जी की जो पोजीशन है वो आपकी फिक्स हो गई। तो ये हमारे पास लास्ट अरेंजमेंट बन रही है, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट ऑफ ए से काउंट करोगे तो आपके पास ए और जी के बीच में कितने बैठे होंगे पर्सन। देखो, ए का लेफ्ट देखो और यहां पे देखो कितने पर्सन बैठे, 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए 4 पर्सन। कितने हो गए 4 पर्सन। नेक्स्ट देख लो, हु अमंग इमीडिएट नेबर ऑफ एच। कौन है इमीडिएट नेबर एच का, ए और ई, दो नेबर्स हैं ए और ई, तो ए और ई का पेयर हमारे पास होना चाहिए। तो आपके पास ए और ई का ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी ट्रू है। ई इमीडिएट नेबर है एफ का, बिल्कुल गलत है, ये तो वैसे ही मना कर रखा था। जी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट है डी का, थर्ड टू लेफ्ट तो है ही नहीं, ये भी रॉन्ग है। एफ जो है वो बी और ई के बीच में एग्जैक्ट बैठा है व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम बी। चलो इसको देख लेते हैं, व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम बी। एफ को बोला था ना उसने, एफ जो है वो बी और ई के बीच में तो बैठा ही नहीं है। यहाँ पे बी इधर आ जाएगा, फिर पहले बी इधर आ जाएगा, पहले ही ई आ जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज कैसा होगा आपका, पहले तो ये क्लॉकवाइज आपका अगर आप चलोगे तो क्लॉक ऐसे घूमती है, पहले 1 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, तो क्लॉक ऐसे घूमती है, तो ये आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहां से आप चलोगे तो बी के 1 और 2 छोड़कर एफ है, फिर 1 और 2 छोड़कर ई है, तो एफ इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम काउंट कहां से करें, अगर हम बी के क्लॉकवाइज से काउंट करें तो ये क्लॉकवाइज है, तो आपके पास ये चीज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी जो है वो इमीडिएट नेबर है क्या एफ का, बिल्कुल भी नहीं, और ए भी आपका नेबर नहीं है, तो ये आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी। थर्ड टू लेफ्ट कौन बैठा है सी का, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, डी आपके पास आंसर में आएगा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी। अब काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी है तो आपको इजीली यहाँ पे काउंट करना है सी के लेफ्ट से बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 पर्सन दिख रहे हैं, बिल्कुल। अगर हम सी के लेफ्ट से काउंट करें तो सी और एफ के बीच में कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, तो आंसर विल बी 5, ठीक है। तो 5 विल बी माय करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमने सारे ही 35 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको भी जो सॉल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी अच्छे से, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम दिस ईयर, ठीक है। और यही चीज़ आप अप्लाई करिएगा नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे। और यहाँ पे आपके पास आपको क्या करना है, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, और आई होप आपके भी जो आपने खुद से सॉल्व किए होंगे तो सारे सॉल्यूशन जो हैं वो करेक्ट आए होंगे, ठीक है।
और नहीं आए हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको थोड़ा सा रिपीट और करना पड़ेगा, रिवाइज और करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड मेंटेन होती रहेगी। तो कॉन्टिन्यूअस रहोगे ना उस चीज में तो आपकी स्पीड जनरेट होती रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो और कंटेंट है YouTube पे आपको इसी चैनल पर दिख जाएगा। ठीक है, आपकी मंडे टू फ्राइडे जो YouTube है उस पर फ्री क्लासेस चल रही है आपकी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो ये वैसे SBI PO की क्लासेस हैं, बट ये आपकी SBI क्लर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो सेशंस रहेंगे, आने वाले जो कंटेंट रहेगा SBI क्लर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप इनको देख सकते हैं, ये आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड है, दीज आर योर लाइव क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आपका क्वांट्स कवर होता है हर दिन, रीजनिंग कवर होता है एंड इंग्लिश कवर होता है। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो रीजनिंग का आपका 1:30 PM पे आपका क्लास होता है। सो प्रेजेंट जरूर रहिएगा, वी विल प्रैक्टिस टुगेदर, और साथ के साथ चीजें आपकी एक बेटर वे में प्रिपेयर होती रहेगी। ओके, सो ये आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस के लिए आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे आपका ये होता है। इसकी आपको PDF भी अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर द टेस्ट सीरीज, और अगर अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं है तो आप इस टेस्ट सीरीज को आप कंसीडर कर सकते हो। हेयर वी हैव 10+ क्वेश्चंस। ठीक है, ये अभी आपके SBI PO के लिए है, तो प्री के लिए भी है एंड मेंस के लिए भी आपकी ये इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो PO के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, PO के लिए भी टारगेट कर रहे होंगे, सो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपके हर एक चैप्टर का टेस्ट आपको मिलेगा, मल्टीपल टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको, प्री के भी, मेंस के भी, करंट अफेयर्स टेस्ट आपको मिलेंगे इसके अंदर, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। सो नाउ एट दिस प्रेजेंट टाइम इस पर अभी ये 85% का आपका डिस्काउंट चल रहा है, एंड इफ यू विल यूज दिस कोड तो आप इस चीज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर समवन जो अभी भी सिर्फ सोच ही रहे हैं कि क्या मतलब कहाँ से प्रैक्टिस करें, सो दिस इज अ गुड सोर्स फॉर यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो आप यहाँ पे जो मंडे टू फ्राइडे की लाइव क्लासेस हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट वाला जो एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे SBI क्लर्क का। टिल देन प्रैक्टिस करिए और पॉजिटिव माइंड से प्रिपेयर रहिए एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहने के लिए, और लाइक जरूर करिएगा सेशन को, बिकॉज योर 1 लाइक इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। ठीक है, और गुड डे एवरीवन।